सभी को आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक हमारे सिलेबस का अगला पार्ट है। तो इसमें मोस्टली जो सिलेबस में दिया गया है वो दिया गया वाटर जेल, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर और लास्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन चीज़ों को कवर करना है। तो आज के इस वीडियो में पूरे चीज़ों को हम कवर करेंगे, आप लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग का जो प्यार सहयोग मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। चलिए आते हैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए टॉपिक पे। तो आज शुरुआत करेंगे हम सोडियम कार्बोनेट से। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जहाँ तक पढ़िएगा इन चीज़ों में हमको मोस्टली जो पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको बोरिंग लग सकता है, ठीक, बट बिल्कुल आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, गुण। तो गुण में भौतिक गुण और रासायनिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों के बारे में हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछे कोई नहीं जानता। और उसके बाद लास्ट है आपका यूजेस, उपयोग। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने अभी ऐसी जनरली कुछ चीजें लिखी हुई है कि समय हमारा बचे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला हम लेते हैं वो लेते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि साथ में इसका कितना लिया गया है, 10H2O। अगर केवल बात करिएगा आप Na2CO3, इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यानी निर्जल सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस बोलते हैं इसको हम लोग। बहुत बार आपने नाम सुना होगा आपने इसमें, और कास्टिक सोडा दोनों में आपको डाउट आएगा। तो सोडा एस बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को, और NaOH की जब बात की जाती है वो कहलाता है कास्टिक सोडा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। तो Na2CO3 जब होगा तो वो कहलाएगा सोडा एस। ये सोडियम कार्बोनेट ही है बट कंप्लीट फॉर्म में Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक। तो इस तरीके से इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया सोडियम कार्बोनेट का। दूसरी चीज, कॉमन नेम इसको क्या देते हैं, तो कॉमन नेम इसको हम लोग देते हैं वॉशिंग सोडा। क्या देते हैं, वॉशिंग सोडा, यानी कपड़े धोने का सोडा, या हम इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं धावन सोडा, यानी धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा हम लोग जनरल नाम में बोलते हैं। कॉमन नेम इसीलिए इसको दिया गया है। एक्शन ऑन लिटमस, यानी कि लिटमस के साथ ये किस तरीके की क्रिया को दर्शाएगा, यानी कि जैसे कि देखिए कोई अम्ल है तो लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अगर कोई क्षार है तो लिटमस को नीला कर देता है। तो ये कैसा करेगा, तो ये दिखाता है वहां पे न्यूट्रल। बातों को आपको पकड़ के चलना है। ये देखिए लिटमस पे न्यूट्रल दिखाता है, बट अगर इसका नेचर अगर लिया जाएगा तो वो होता है वीकली बेसिक, यानी कि कमजोर क्षार की तरह, ठीक। तो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाने जाना है कि क्षार वर्ड आ गया मतलब यहां तो लिटमस पे ब्लू करना था, इसको नहीं करता है। आपको याद रखना है लिटमस के साथ इसकी क्रिया कैसी होती है, उदासीन होती है, कमजोर क्षार की तरह कार्य करता है। अब आते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, बनाने की विधि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही आप प्रॉपर्टी एज वेल एज यूजेस भी पढ़ लेते हो। अगर किसी बच्चे ने इसको अच्छे से कर लिया तो उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाती है, और साथ में जब आप ऑब्जेक्टिव्स डील करेंगे तो ये याद हो जाएगा। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसमें सोडियम कार्बोनेट एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे विधि। देखिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लेके जा रहा हूं, फिर भी जहां भी दिक्कत आइएगा कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिख दीजिएगा, और अच्छे से मैं और बेहतर करके आप लोग के लिए वीडियोस लेके आऊंगा। तो सॉल्वे प्रोसेस में होता क्या है, तो सॉल्वे प्रोसेस में मैं कट टू कट आपको बताऊंगा, ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि हमारा समय भी बचे। तो ब्राइन सॉल्यूशन लिया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl, साथ में लिया जाता है जल यानी H2O, साथ में लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और इसके साथ लिया जाता है अमोनिया NH3। मैं अगर इसको लिखूं तो ये होता है आपका ब्राइन सॉल्यूशन, ये आपका हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, और दिस इज अमोनिया।
ये चीजें मिलके सॉल्वे विधि में बनाती हैं। और इसको याद रखना है, ये दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में सेम रिएक्शन होना है, बट क्या फर्क है, कुछ तो फर्क होगा, उसको हम लोग वहां देखेंगे। तो NaCl, H2O, CO2 और NH3 अमोनिया, ये मिलके बनाते हैं NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये जो बन गया ना NaHCO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट नहीं है, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हिंदी में भी लिखूंगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही लिखूंगा, इसलिए मैं इसको हिंदी में अलग से नहीं लिख रहा हूं, तो ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हमने देखा कि सॉल्वेंट प्रोसेस में ब्राइन सॉल्यूशन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और बाय प्रोडक्ट बन जाता है अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है, इसको क्या करते हैं, इसके दो भाग, ठीक, और इसको कराएंगे हम हीट। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो जैसे ही आप हीट करते हो तो ये टूटता है Na2CO3 और साथ में देखिए Na2CO3 अलग हो गया। तो अब क्या बच गया होगा यहां से, H2CO3। या फिर आप H2CO3 नहीं, बेस्ट रहेगा आप लिखेंगे CO2 गैस बन के उड़ गया और साथ में H2O भी गैस बन के उड़ गया। ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन रहा। तो यहां पे हमको मिला एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। अब इस निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का हम 10 भाग जल के साथ क्रिया कराएंगे तो यह बनाता है हमारा फाइनल Na2CO3 इंटू 10H2O और जिसको मैंने बोला है सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया तैयार। ये है आपका सोडा ऐश, जल के साथ क्रिया किया, ये बन गया हमारा फाइनल सोडियम कार्बोनेट। और यही रिवर्स, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स कर देंगे तो जस्ट इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, वहां ये आपको मिलेगा जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोजन नहीं रहेगा, उसको हम लोग कपड़ा धोने का सोडा बोलेंगे, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन रहेगा और जिसे हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे खाने का सोडा हम कहते हैं। अच्छा चलिए, ये कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि जितना आसान मैं बता सकूं, क्योंकि रिएक्शंस आ रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगता है, बट यकीन मानिए आपको ये याद रखना है, बाकी आगे का आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। और इसमें कुछ तो नहीं था, बहुत इजी रिएक्शंस थे, छोटे छोटे। अमोनिया सब जानते हैं, CO2 H2O के बारे में और NaCl के बारे में सब जानते हैं, कुछ तो ऐसा खास नहीं है। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके पहले मैं इसको मिटा दूं, प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बनाने की विधि हो गई है प्रॉपर्टीज में। अच्छा, इसका एक और मेथड होता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक, उसको मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि उतना यूज नहीं होता है, वो सिंपल रहता है वैसे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में दो तरीके के प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में अब भौतिक गुण उसको कहते हैं कि मतलब जिसके आधार पर पहचान की जाती है या इसके कुछ ऐसे विलक्षण लक्षण जिनके आधार पर इसको अलग तरीके से कैटेगराइज करके और इसको पहचाना जाता है। तो भौतिक गुण में मोस्टली ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सफेद क्रिस्टलीय पाउडर की तरह आपको क्या होगा, नजर आएगा। यही इसका भौतिक गुण है। चूर्ण पाउडर को हिंदी में बोलेंगे। और एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 ये इसकी थी। और जो दूसरी है कि भाई ये जो वाटर के साथ अगर आप इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जल में विलय होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो जो सॉल्युबिलिटी है इसकी ये बहुत ही कम विलय होता है, लेकिन जब आप गर्म करेंगे इसको पानी के साथ, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं और हम लोग अगर गर्म करते हैं वाटर के साथ, तो ये बना देता है कास्टिक सोडा, एज वेल एज हम लोग को मिलता है, देखिए यहां से 2NaOH मिल गया
और बच किया गया H2CO3। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लोग जल के साथ अगर इसको घोलना हो तो ताप की उपस्थिति में, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, ये क्या सॉल्युबल हो सकता है। इन दैट केस ये क्या बनाता है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3। तो ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके जो रासायनिक गुण है वो। तो अब हम लोग सोडियम कार्बोनेट का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, भौतिक गुण को देख लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक्शन ऑफ CO2, एक्शन ऑफ हार्ड वाटर और एक्शन ऑफ सिलिका। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्या क्रिया करेगा, और अगर कठोर जल है उसके साथ क्या करेगा, और सिलिका के साथ इसका कैसा होता है। तो रिएक्शंस के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। सिंपल रिएक्शंस है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भाई आपने NO2CO3 याद तो किया ना कि सोडियम कार्बोनेट होता है, साथ में लाएंगे जल और साथ में लाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलके बना देगा NaHCO3, और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और साथ में यहां पे लगाएंगे 2, तो हो जाएगा बैलेंस, Na2 2Na। ठीक है, CO3 और H2 मिला दोगे आप, और ये CO2 भी साथ में है तो 2 पूरा आप इसको बैलेंस करके देख सकते हैं, तो 2NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। तो इस तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो यह क्या बना देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके बाद हार्ड वाटर के साथ क्या क्रिया होगी, तो हार्ड वाटर यानी कठोर जल, कठोर जल किसको कहते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट या सल्फेट या क्लोरेट उपस्थित हो। ठीक, तो अब हार्ड वाटर में हम एक ले लेते हैं, जैसे कि CaCl2, ये हार्ड वाटर में उपस्थित है। ठीक, अब इसके साथ इसकी क्रिया होगी, किसकी क्रिया होगी भाई, सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3 की। तो आप यहां से देखिए कि ये क्या बना देगा, NaCl प्लस 2NaCl प्लस CaCO3। ठीक, आपको बस ये याद रखना है, और ये याद होगा, थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल याद होगा। इसके बाद हम वाटर भी पढ़ने वाले हैं आगे चल के टॉपिक में, तो वहां पे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जल की स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता कौन सी होती है, कैसे दूर करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में भी अध्ययन करना है। तो ये इसके हार्ड वाटर के साथ रहा, ये हार्ड वाटर में उपस्थित रहता है, साथ में सोडियम कार्बोनेट, इसने बनाया 2NaCl और CaCO3 अलग हो गया। ठीक, अब इसके बाद एक रिएक्शन और रह जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आप लोग को कि ये चीजें उतनी खास नहीं है और उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बट कुछ छूट ना जाए हमसे, तो हम अपना धर्म निभा रहे हैं और इसीलिए आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, अब ये बना लेगा Na2SiO3 और साथ में CO2 जो गैस बन के क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो सिलिका के साथ इसका रिएक्शन ये हुआ, ये हो गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम देखेंगे इसके यूज, यानी कि उपयोग क्या क्या है। तो उपयोग मैंने पहले से लिख रखे हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर, बोरेक्स, सोप, पाउडर, कॉस्टिक सोडा। यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो किसमें, ग्लास, कांच बनाने, पेपर बनाने, बोरेक्स बनाने, साबुन, पाउडर, कॉस्टिक सोडा बनाने में क्या होता है, उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में लिखा है बट आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, यानी जल के मृदुकरण में, यानी कठोर जल है तो उसको क्या करेगा, मृदु बनाएगा। और अभी हमने कुछ देर पहले ही इसका एक्शन ऑफ हार्ड वाटर देखा था, तो वहां पे क्या किया था इसने, जो CaCl2 है उसके साथ रिएक्शन किया था और उसको क्या किया था, कठोर जल से मृदु जल में परिवर्तित किया था। फिर इन टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेक्सटाइल और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे इसके उपयोग, और इस तरीके से था हमारा सोडियम कार्बोनेट। एक नोट करके एक पॉइंट मैंने लास्ट में लिखा है, मैं यहां लिख देता हूं कि ब्लैक एस करके नाम आएगा। आपने सोडा एस सुना, पढ़ा, इसी में मैंने ऊपर लिखवाया था। तो ब्लैक एस किसको कहेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा और मिक्सचर करेगा, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है ब्लैक एस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट को हमने पढ़ लिया और सोडियम बाइकार्बोनेट को पढ़ने जा रहे हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है
NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। साथ में जो इसका कॉमन नेम यूज करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। शायद सबके घरों में भी होगा, ब्रेड वगैरह बनाने में या कोई भी चीज को जो वो करते हैं फुलाने वगैरह के लिए, ये ब्रेड हुआ या जो कुछ भी हुआ, केक वगैरह, तो उसमें हम लोग खाने के सोडे का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है। एक्शन ऑन लिटमस, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट एक्शन ऑन लिटमस न्यूट्रल देता था, उदासीन देता था। वहीं एक्शन ऑन लिटमस सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो लिटमस पेपर को टर्न इनटू ब्लू, यानी कि कैसा कर देता है, नीला। और अगर ये नीला करता है तो भाई ये क्या हुआ, क्षार। ठीक है। तो किस नेचर का हुआ, बेसिक नेचर का हुआ, लेकिन ये भी वीक बेसिक होता है। ठीक। तो अब हमको पता चल गया एक्शन ऑन लिटमस इसका। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहां पे भी सॉल्वे प्रोसेस ही यूज होता है, सॉल्वे विधि। सॉल्वे विधि जस्ट सोडियम कार्बोनेट में भी हमने पढ़ा था, और वही यहां भी आएगा कि भाई ब्राइन सॉल्यूशन, साथ में जल यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में किसको लोगे आप, अमोनिया को। वहां क्या बनता था, NaHCO3 और NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए लिख भले इंग्लिश में रहा हूं, बोल पूरा हिंदी में ही रहा हूं। ये ब्राइन सॉल्यूशन और ये H2O यानी वाटर, CO2, NH3 अमोनिया, ये मिलके ये वापस रिपीट हुआ। उसमें ये दो प्रोसेस में हुआ था, दो चरण में हुआ था। वहां से हमने फिर इसके दो भाग को लेके और गर्म करके क्या बनाया था, सोडियम कार्बोनेट। बट यहां ये इसी तरीके से कंप्लीट हुआ और ये हमारा बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। क्या हुआ, ब्राइन सॉल्यूशन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा बन गया, अब इसके बाद आते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज पे, कि इस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि क्या क्या इसके गुण होंगे। तो गुण इसके होंगे, उसको मैं लिख देता हूं कि पहला तो हीटिंग करने पर, ऑन हीटिंग। अच्छा, गुण में फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला वही कि व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक, कैसा रहेगा ये, आपको सफेद चूर्ण जैसा नजर आएगा। तो इसका पहला भौतिक गुण हुआ। ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग मतलब गर्म करने पर। गर्म करने पर क्या होगा भाई, तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का दूसरा चरण का रिएक्शन याद है आपको, याद होगा कुछ इस तरीके का। NaHCO3 क्या बना था भाई, Na2CO3, साथ में H2O उड़ गया था, CO2 उड़ गया था। आप बैलेंस करके भी देख लीजिए। ठीक, तो क्या बना देगा गर्म करने पर, सोडियम कार्बोनेट। और लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में इसी को आप रिवर्स कर दीजिए, मतलब Na2CO3 के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दीजिए तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। तो ये रिएक्शन दोनों ही तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैंने उसको नहीं लिखवाया है, सॉल्व प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही काम आता है। तो हीटिंग करने पर ये हुआ, एक प्रॉपर्टी हमने देखा, इसकी पहचान वाली प्रॉपर्टी देखी। ठीक, सॉल्यूशन जो है इसका एल्केलाइन, क्या होगा, एल्केलाइन इन नेचर। एल्केलाइन का मतलब होगा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। और साथ ही साथ मेथिल ऑरेंज जो एक इंडिकेटर होता है, मेथिल ऑरेंज के साथ ये रिएक्ट करता है और पीला रंग प्रदर्शित करता है। आपको याद रखना है ये चीज, मैं लिख भी देता हूं। थर्ड वाला प्रॉपर्टीज है ये, मिथाइल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज, ये एक इंडिकेटर है। इसके साथ ये यानी कि जो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैसा, येलो कलर। आप याद रखेंगे, रंग ही पूछता है बस। ठीक, और एक और इंडिकेटर होता है, उसके बारे में भी लिख देता हूं, उसको हम लोग बोलते हैं फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन के साथ ये कोई भी कलर नहीं देता है, यानी कि रंगहीन ही नजर आता है। तो इसके कुछ, एक हीटिंग वाला देख लिया, एक पहचान वाला देख लिया, मेथिल ऑरेंज के साथ देख लिया। एल्केलाइन इन नेचर होता है, मैं उसको भी लिखवा दे रहा हूं, एल्केलाइन इन नेचर। इसका जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का। तो इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट इजी है। सोडियम कार्बोनेट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ठीक।
चलिए अब इसके उपयोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज हो गया, अब इसका जो यूजेस है वो देखते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले तो घरों में ही यूज होता है। खाने का सोडा है तो खाने का सोडा बोलते हैं हम लोग, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यूज देखिए इसका, एज मेडिसिन, एंटाएसिड। एंटाएसिड जो बोलना है आपको इसको बोलिए, ठीक, इसको याद रखिए बस। एंटाएसिड क्या करता है कि जब एसिडिटी वगैरह हमारे पेट में बनता है, मतलब अम्ल जो है हमारे पेट में, ठीक, तो उनको ये न्यूट्रलाइज करता है, उनको बैलेंस करता है, उनको उदासीन करता है। वहां पे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं एंटाएसिड्स में, मेडिसिन में, ठीक है। फिर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं इन मेकिंग एफरवेसेंट ड्रिंक्स, ठीक है। जो ऐसे ड्रिंक्स जैसे कि इनो हुआ, शैंपेन हुआ आपका, और भी एक दो एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। जो ड्रिंक्स में जो बुलबुले उठते हैं बुदबुदाहट के साथ, उनको हम लोग एफरवेसेंट ड्रिंक्स बोलते हैं। तो उनको बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो गया होगा। फॉर प्रोडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए। भाई आप जैसे ही इसको हीट करते हो तो ये किसमें टूटता है, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला है इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि अग्निशमन यंत्रों में भी सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और एंटासिड वाला। अग्निशमन यंत्रों में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, एक अब तक हमने पढ़ा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, उनको मतलब उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूज वगैरह सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सबने सुन रखा है, घरों में यूज होता है सफाई वगैरह, कीड़े मकोड़े मारने के लिए, ठीक है। और एक्चुअल में विरंजक के रूप में यूज होता है। विरंजक मतलब कि कलरलेस करने के लिए यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर मोस्टली। तो अब आते हैं, देखते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसीलिए इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो हम देख रहे हैं, वो होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इस तरीके से आप इजीली इसका फॉर्मूला भी याद कर पा रहे होंगे, नाम नया जैसा लग रहा होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर, और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक। देखिए कंटेंट जो भी है, जो भी वीडियोस में यूज कर रहा हूं मैं लाके, वो A1 क्वालिटी का है। साथ ही साथ इसमें अगर कुछ चीजें रह भी जा रही होंगी तो जो PDF नोट्स है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तो वो वहां से आपको और अच्छा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स भी मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे लेके आऊं। तो इसमें थोड़ा समय लगता है और अच्छी खासी मेहनत लगती है हमारी। तो मैं आप लोगों से ये कहना भी चाहूंगा कि जितनी मेहनत हमारे तरफ से हो रही है, थोड़ा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का लाइक और शेयर के रूप में हमें जरूर मिलना चाहिए। इतने के हकदार तो हम हैं ही। तो ये चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, और कंटेंट से रिलेटेड कोई भी बात होता है तो उसको कमेंट में बताइए, हम बिल्कुल उसको सुधार करके आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और बहुत जल्द फिजिक्स का भी पूरे वीडियोस में बनाना चालू करूंगा, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको कंप्लीट मिलेगा प्लेटफॉर्म पे। उसके आगे की वीडियोस के लिए सोचा जाएगा। एक्शन ऑन लिटमस, तो लिटमस पेपर पे इसका एक्शन कैसा होगा, तो इसको अभी रोक देते हैं। हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी इसकी, कि ये जल में विलय होगा कि नहीं होगा। तो ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब कि अल्प रूप से विलय होता है, पूरी तरीके से ये जल में विलय नहीं होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, विलय नहीं होता है। बनाते कैसे हैं, तो इसको बनाते हैं कि जो क्लोरीन गैस होती है उसकी उपस्थिति में, या फिर क्लोरीन गैस के साथ इसकी क्रिया कराते हैं हम कास्टिक लाइम या स्लैग्ड लाइम से। फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा Cl2 क्लोरीन का, और कास्टिक लाइम यानी कि CaOH ट्वाइस, ठीक है। स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं इसको, कास्टिक चूना बोलते हैं इसको। तो अब यहां से ये बना लेगा CaOCl2, और यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी कि H2O रिलीज हो जाएगा। CaOCl2 ही आपका क्या कहलाता है,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो बनेगा इसमें हल्का हल्का दूधिया कलर भी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अभी भी कहीं ना कहीं क्या मौजूद है, लाइम मौजूद है, ठीक। अब आगे चलते हैं, हम लोग बनाने की विधि तो हमने देख ली कि कैसे बनेगा, ये रिएक्शन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीजें भी हमने पढ़ ली, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण है, फॉर्मूला देख लिया CaOCl2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल मिला के मैं लिख रहा हूं। तो पहला प्रॉपर्टीज का यही है कि आपको नजर कैसा आएगा, मतलब आप विरंजक चूर्ण कैसे पहचान पाएंगे। तो ये हल्का दूधिया रंग का होता है, और दूधिया भी नहीं कहना चाहिए, हल्का पीला जो होता है ना, जो दूध जो होता है हल्का सा पीला, वो येलोइश इसमें आपको नजर आएगा। और साथ ही साथ इसमें एक गंध पाई जाएगी, और वो गंध होगी अमोनिया की। तो मतलब कहना चाहिए कि इट इज पेल येलो इन कलर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, और स्मेल विथ स्मेल ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया की गंध वाला एक हल्का दूधिया पाउडर चूर्ण जो होगा वो आपका विरंजक चूर्ण होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी इसकी, इसके बाद इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए तो वो दो तरीके का हो सकता है तो बहुत सारा। पहला है इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। और जो दूसरा होता है इसका, वो होता है एक्शन विथ एयर। तो हम पहला डिस्कस करते हैं ऑक्सीडाइजिंग वाला, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कि ऑक्सीकारक की तरह ये क्या किस तरीके से व्यवहार करेगा। तो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसके पास जो ऑक्सीजन होता है वो होता है नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि नवजात ऑक्सीजन, और वो बहुत जल्दी क्रियाशील होता है। तो आपने देखा होगा कि आप लोगों में से बहुत लोग या मोहतरमाएं खास करके जब ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में जाती हैं, या लड़के लोग भी, तो ब्लीच करवाते हैं हम स्किन का। तो हमारे स्किन पे जो कुछ भी रहता है, जो अनइवन रहता है हमारे बॉडी कलर से, तो ये क्या करता है, उसको ब्लीच करता है, बाहर निकालता है। तो वहां पे जो क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण की ही क्रिया होती है, और जो भी रहता है वो क्या होता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो ये ऑक्सीकारक की तरह वहां कार्य करता है। दूसरा जो है वो मैंने लिखवाया कि एक्शन विथ एयर, एक्शन विथ एयर, भाई हवा के साथ किस तरीके से कार्य करेगा। तो ये जो रहता है ये क्या करता है, हवा में मौजूद रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CaOCl2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, CaCO3 बना लेता है, और Cl2 अलग हो जाता है, और स्मेल में हमको ये आने लगता है, क्लोरीन गैस की गंध आने लगती है विरंजक चूर्ण से, जैसे इसको हम लोग हवा के संयोग में लेके आते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो सब में हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को मोस्टली फोकस जो करना है साथियों, वो करना है आपको इन 3-4 चीजों पर, और सीधे यूज पर। प्रॉपर्टी से बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ाना है। तो अब यूज जो है इसके, वो पहला यूज है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसको ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, कॉटन और लिनेन को, मतलब कि जो भी कपड़ा उद्योग होगा उसमें विरंजन करने के लिए, यानी कि कलरलेस करने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। पहले एकदम कलरलेस कर लिया जाएगा, और उसके बाद उसमें जो भी आपको कलर ऐड करना होगा आप उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, लकड़ी जो रहती है जिससे कि हम लोग कागज बनाते हैं, तो उसके पहले उसकी लुगदी बनाई जाती है। तो उसमें भी कुछ अशुद्धियां या कुछ अवांछनीय कलर्स, यानी कि अनवांटेड कलर्स होंगे, तो उनको हटाने के लिए वहां भी हम किसका यूज करते हैं, CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का। इसके बाद इट कैन किल जर्म्स, तो जर्म्स को मारता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सफाई के जगहों पर, साफ सफाई में कीड़े वगैरह को मारने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का, और बहुत ज्यादा यूज होता है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी CaOCl2 का यूज होता है। और एक बात और जो है खास जानने लायक, कि इसका ज्यादा यूज होने से ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए भी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि ये क्या बना देता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीधे तौर पर ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है।
तो इस तरीके से हमने किसको देखा, ब्लीचिंग पाउडर को देखा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन इसका फॉर्मूला ही कितने बार पूछ दिया है। तो इस तरीके से हमारा ब्लीचिंग पाउडर खत्म होता है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चन था जो 2016 ACF में आया, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर ए लिया गया था CaOCl2 को। क्वेश्चन ये था, आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, बोल रहा है कि विरंजक चूर्ण में निम्न में से कौन एक सक्रिय संघटक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट CaOCl2, सेकेंड है Ca(OCl2) और थर्ड है CaO2Cl और फोर्थ है CaCl2। तो देखिए मैं यहाँ पे बताना जरूरी समझूंगा, मैंने शुरू में इसको बेसिक तौर पे बताया था आप लोगों को कि जो ब्लीचिंग पाउडर है एक्चुअल में वो मिक्स्ड सॉल्ट होता है। अब डिटेल में क्वेश्चन पूछ दिया है तो बताना पड़ेगा, ठीक। मैं जाना नहीं चाहता था इस पे, बट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो मिक्स्ड सॉल्ट होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम लिखते हैं CaOCl2 इंटू 2H2O, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और साथ ही साथ होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 CaOH ट्वाइस इंटू H2O। इन दोनों का मिक्स्ड सॉल्ट होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इन दोनों का मिक्स्ड सॉल्ट होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, और उसमें से ये जो होता है ये होता है एक्टिव कंपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, मतलब CaOCl2। तो अगर ऑप्शन में ये है तो ये सही है। उसने आंसर ए लिया है। PSC ऐसा बहुत बार करता है, खुद एक बार आंसर उसी चीज का लेता है और अगली बार खुद आंसर बदल देता है, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। बट साइंस के दृष्टिकोण से, केमिस्ट्री की तरफ से मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और ये एक्टिव कंपोनेंट है ब्लीचिंग पाउडर का। तो आप याद रखिएगा कि मैंने आपको ये बताया था, ठीक। तो इस तरीके से हो गया ये कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं आगे पढ़ने प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अब तक हमने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जो क्वेश्चन आया था वो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, ठीक। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड सॉल्यूशन, अगर आप उसको बोलना चाहेंगे, या फिर कैल्शियम सल्फेट भी बोलेंगे तो काम चल जाएगा। उसका जो फॉर्मूला होता है ये एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम लोग सब लोग जानते हैं जिप्सम के नाम से, ठीक है। मोस्टली मैंने इसको पहले लिखा, अब इसके बाद मैं लिखता हूं इसका फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होगा CaSO4 और साथ में 2H2O। CaSO4 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी रहता है, बट वहां हाफ ऑफ H2O रहता है, जिप्सम में 2H2O है। जिप्सम में CaSO4 इंटू 2H2O है फॉर्मूला। जिप्सम का फॉर्मूला क्या रहेगा, CaSO4 इंटू 2H2O। ये गलती आप नहीं कीजिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा है और जस्ट उसके नीचे क्वेश्चन है जिप्सम का फॉर्मूला पूछा है, तो आप बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा। जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसकी जगह पे हाफ H2O आएगा, ठीक। इसके निर्जलीकरण से उसको बनाया जाता है। अब एक्शन ऑन लिटमस, तो एक्शन ऑन लिटमस इसका होता है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। लिटमस पेपर पे ये रिएक्ट नहीं करता है, कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता है। इसका एक और नाम है जो मैंने यहां लिख दिया है, एलाबास्टर इसको बोलते हैं जिप्सम को, आप याद रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेटेड जो सॉल्यूशन रहेगा उसको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि, भाई बनाने की विधि इसकी सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग क्रिया कराते हैं CaCl2 की, यानी कि H2SO4 से, तो ये बना लेता है Cl2 और H2 2HCl होके निकल जाता है और बन जाता है CaSO4 और यहां निकलता है 2HCl, तो ये आपका बन गया जिप्सम, ठीक। बहुत इजी रिएक्शन था बनाने की विधि। प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज देखिए, पहला प्रॉपर्टी मैंने सब में बोला था, पहला भौतिक गुण व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण।
तो ये भी कुछ उसी तरीके का होगा। और साथ ही साथ पहला तो आपने देख लिया, दूसरा होगा इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, यानी कि जल में घुलनशीलता है। ठीक, तो ये स्लाइटली क्या होगा, सॉल्युबल होगा। और साथ ही साथ टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा और इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। जल में घुलनशीलता क्या होगी, ताप बढ़ने के साथ साथ कम होगी। तो ये इसके भौतिक गुण थे। रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण में इसको हम 120 डिग्री सेल्सियस पर, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसको हीट कर रहे हैं 120 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 100 to 120 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके मैं दो पार्ट्स लेता हूं, 2CaSO4 into 2H2O। तो इस तरीके से जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है 2CaSO4 into H2O, और साथ में निकल जाते हैं 3H2O। ध्यान दीजिए, इसके मैंने दो भाग को लिया, आप देख पा रहे होंगे 2CaSO4 आपको एज इट इज मिला, 2 दूनी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो उसमें से 3 यहां नजर आ रहा है आपको, 1 यहां नजर आ रहा है। यही है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आप कहेंगे सर आपने तो बोला था यहाँ हाफ H2O आएगा। बिल्कुल भाई, आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O आया कि नहीं आया, यही फॉर्मूला है ये। तो इस तरीके से 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने से क्या बना देता है, जिप्सम ही क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमने यहीं पढ़ लिया। तो वहां हमारा समय बचेगा ना भाई, नहीं बचेगा कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ाएंगे, कोई कमी नहीं करेंगे। बस आप लोग भी लाइक और शेयर में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं कीजिए, ठीक। आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगला है यूज़ क्या होते हैं भाई जिप्सम के, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में अभी हमने देखा, सीमेंट बनाने में, और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। प्रिपेयरिंग ब्लैक बोर्ड चौक, जो चौक वगैरह से लिखते हैं वो भी जिप्सम के बनाए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको और POP को लेके। POP का तो बहुत यूज है, बहुत यूज है। तो चलिए, ये आपका कवर हुआ। हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से आप जान जाएंगे कि हाफ ऑफ H2O यूज होगा CaSO4 के बाद। तो सबसे फर्स्ट केमिकल फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो केमिकल फॉर्मूला होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, CaSO4 इंटू H2O, और यहां पे लगाएंगे आप 2, ठीक है। 2CaSO4 इंटू H2O, ये भी है आपका फॉर्मूला और ये भी है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एग्जाम में घुमा के आता है और इस पर बहुत विवाद भी होता है। तो ये आपका क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब चलिए कॉमन नेम, तो कॉमन नेम मैं बार बार बोल ही रहा हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब एक्शन ऑन लिटमस, तो ये न्यूट्रल रहता है, यानी कि कैसा क्रिया करेगा, तो कोई क्रिया नहीं करेगा भाई, कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जस्ट हमने इसके पहले देखा था कि कैल्शियम सल्फेट को क्या करते हैं भाई, 2CaSO4 इंटू 2H2O था, उसको हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो वो क्या करता है, बना लेता है 2CaSO4 इंटू H2O, और 3H2O क्या हो जाता है बाहर। तो ये POP है, हमने उसके प्रॉपर्टीज में पढ़ा था जिप्सम के, और जिप्सम को ही क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बनाने की विधि भी दोबारा हमने रिपीट कर ली। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज में वही है कि फिर ये भी कैसा नजर आएगा आपको,
वाइट पाउडर की तरह। साथ ही साथ ये वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब अघुलनशील है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कैसा है भाई? अघुलनशील है। तो इसीलिए जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो पीओपी की बनी होती हैं, इसीलिए उनको विसर्जित करने से तालाबों में, नदियों में मना किया जाता है कि भाई वो अघुलनशील है। आप ले जाएंगे, फेंक आएंगे, पूजा करने के बाद भगवान को विसर्जित कर आएंगे, बट वो पीओपी के बने हैं तो वो उसमें घुलनशील होंगे ही नहीं। तो इस तरीके से पर्यावरण को, हमारा जो है जल प्रदूषण होता है, खतरा होता है। तो इसीलिए जब भी आगे से कोई घर में चंदा मांगने आए तो उसको जरूर बोलिए कि अगर आप मूर्ति पीओपी की बैठाओगे तो चंदा अगले बार से नहीं देंगे, आप मूर्ति मिट्टी वाली लेके आओ। भाई मिट्टी तो जल में घुलनशील है ना, और उससे कोई हानि भी नहीं है। ठीक, जल प्रदूषित तब भी होगा बट जितना इससे होगा, क्योंकि ये तो घुलनशील है ही नहीं। तो याद रखिएगा, चंदा नहीं दीजिएगा जो भी पीओपी का मूर्ति बैठाते होंगे उन लोग को। अच्छा, अगला जो है जल से क्रिया, एक्शन विथ वाटर, कि भाई जल से कैसी क्रिया करेगा? तो जल से क्रिया करेगा पीओपी। भाई जल हटाया, जिप्सम से जल हटाया, पीओपी बना। पीओपी में जल ऐड करोगे, जिप्सम बन जाएगा। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि 2CaSO4 इंटू H2O है, साथ में क्या आ जाएगा? H2O। तो ये बना लेगा CaSO4 इंटू 2H2O, क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा। और ये था पीओपी। ठीक है, तो ये था इसका जल से क्रिया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली। और एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और है इसकी कि ये एलम और बोरेक्स, पीओपी जो है एलम और बोरेक्स के साथ देखो, इंग्लिश में इसलिए लिखना पड़ रहा है ना कि उसको हिंदी में भी मैं बोरेक्स ही लिखूंगा। एलम और बोरेक्स के साथ किनीज सीमेंट बनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि कुछ बाकी ना रहे। अगर मैं पढ़ा ही रहा हूं तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊं। तो क्या बनाता है ये? इन दोनों के मिक्सचर के साथ किनीज सीमेंट। ठीक, चलिए अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब देखना रह गया है उपयोग, यानी कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो यूज होता है भाई मेकिंग ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट्स को बनाने में। मेकिंग वॉलपेपर, वॉलपेपर बनाया जाता है घर वगैरह में, देखे होंगे आजकल तो बहुत ज्यादा पीओपी का यूज होता है, हर घर में ही यूज होता है। एक रौनक आती है और एक अलग सा रंग उभर के आता है आपके घर में पेंटिंग वगैरह करवाते हैं तो। ठीक है, हानिकारक है ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से, मैं बता दे रहा हूँ। कैलिको प्रिंटिंग, कैलिको प्रिंटिंग जैसे घर वगैरह बनाते हैं या कोई इसके पात्र बनाए जाते हैं, और जब उसको रंगा जाता है रंग बिरंगे रंगों से तो काफी लाइट करता है, यानी कि चमकीला भड़काऊ नजर आता है। तो वो प्रिंटिंग होती है कैलिको प्रिंटिंग। तो वो प्रिंटिंग के काम आता है पीओपी। पीओपी का बनाया जाएगा, रंगा जाएगा तो चमक के निकलता है। और मिट्टी को आप कलर कीजिएगा तो वो उतना चमकीला नहीं। इसीलिए ना आजकल जो भगवान की मतलब मोस्टली हम लोग को वहीं देखने मिलता भी है ना, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा में जो मूर्तियां बैठाई जाती हैं तो वो भव्य नजर आए, इस चक्कर में हम लोग पीओपी का बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे हैं। तो एक इनिशिएटिव आप लोग करिएगा अपने तरफ से, अच्छा लगेगा तो। मैं तो करता हूँ, मैं नहीं देता भाई। मेकिंग ऑर्नामेंटल कास्ट, जो आभूषण बनाए जाते हैं, तो जो भी सोना चांदी उसको गलाकर और कास्ट बनाया जाता है पीओपी का, उसमें डाला जाता है तो वो सांचे में उसका आकार ले लेता है। तो ऑर्नामेंट के कास्ट बनाए जाते हैं। मेकिंग कास्ट फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, जब भी आप कभी लड़े होंगे, हाथ पांव तुड़वाए होंगे, जरूरी नहीं लड़के तुड़वाए होंगे, साइकिल से स्कूटी से गिरे होंगे, भगवान ना करे कभी गिरे और गिरे हों, बट फिर भी तो वहां पे जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है हाथ पांव में बढ़िया सा व्हाइट वाला, तो वो भी किसका रहता है? पीओपी का। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हमारा खत्म होता है। अब बच गया है थोड़ा बहुत जानना है वाटर के बारे में। मैंने जानबूझ के इसको लास्ट के लिए रखा था, तो चलिए देखते हैं वाटर के बारे में। तो आज का लास्ट टॉपिक हमारा है वाटर, जल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो जल है वाटर, तो इसको हम लोग, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। ठीक है, और पृथ्वी पर 71% जो पृथ्वी का भाग है वो किससे? जल से घिरा हुआ है, जल से आच्छादित है। और हमारे जो शरीर है उसमें 65% जो है वो वाटर पे डिपेंड करता है और वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, अब जल के बारे में जो केमिस्ट्री में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, वो मोस्टली जो पढ़ना है वो पढ़ना है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, कठोर जल और मृदु जल के बारे में। और ये जो कठोरता है क्यों और किसकी वजह से आती है और दूर कैसे की जाएगी, विधियां कौन सी है, बस इतना काफी है हमारे लिए। तो जो कैल्शियम
मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्लोराइड और सल्फेट अगर जल में, साथ ही साथ आयरन की भी अगर उपस्थित हो तो वो हार्ड वाटर हो जाता है, ठीक। और अगर ये जो सॉल्ट्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के, वो अगर इसमें उपस्थित ना हो तो वो मृदु जल हो जाता है। मतलब कि Ca, Mg ये लोग क्या हो, उपस्थित ना हो तो उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। सॉफ्ट वाटर का बेस्ट एग्जांपल होता है, या जो प्योर फॉर्म होता है वो होता है रेन वाटर। इसको हम लोग वर्षा का जल कहते हैं। तो ये होता है, इसमें ये अशुद्धियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए वो मृदु होता है। कठोर जल के बारे में आपको बता दूं कि कठोर जल जो धुलाई वगैरह होता है, कपड़ा वगैरह धोते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। भाई धुलाई है यानी वॉशिंग के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा बातों पर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बन के। और साथ ही साथ स्टीम बॉयलर्स में भी इसको यूज करना खतरनाक है। स्टीम बॉयलर्स में प्रयोग नहीं करना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जानने के बाद, बेसिक नॉलेज लेने के बाद हम चलते हैं कि भाई कठोरता अगर है तो वो दूर कैसे होगी, कौन कौन से मेथड्स हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जान लेंगे कि कैसे दूर करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं अस्थाई यानी कि टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में कि भाई टेम्परेरी हार्डनेस किसको कहेंगे। तो जब कैल्शियम, मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट से जुड़ी अशुद्धियां जल में पाई जाएंगी तो वो जल अस्थायी रूप से कठोर कहलाएगा। और ऐसी कठोरता को पहला आप उबाल कर दूर कर सकते हैं, या दूसरा इसके लिए ये जो मेथड यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लार्क्स मेथड, ठीक है। अब आते हैं परमानेंट हार्डनेस पर। परमानेंट हार्डनेस यानी कि स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस। तो ये किसकी वजह से होता है, पहले ये जान लीजिए। तो ये होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से। वो होता था हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से, ये होता है क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से, ठीक है। इसको दूर कैसे करेंगे, तो भाई सोडियम कार्बोनेट के उपचार से, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कैल्गॉन विधि द्वारा, क्या है दूसरा पॉइंट, कैल्गॉन विधि द्वारा, कैल्गॉन मेथड के द्वारा। तीसरा है सिंथेटिक रेजिन के द्वारा, मार्कर, सिंथेटिक रेजिन मेथड बोलते हैं इसको। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्थायी कठोरता दूर करते हैं। और हमारा चौथा है आयन एक्सचेंज मेथड, आयन विनिमय विधि द्वारा। तो ये चार विधियां यूज होती हैं जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। और ये पूरे चैप्टर का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए वहां से इसको डाउनलोड कीजिए। और ऑल द बेस्ट सबको आने वाले एग्जाम के लिए। बिल्कुल अच्छे से आप पढ़िए घर में। और अभी जो महामारी चल रही है तो उसका भी ध्यान रखिए, कहीं बाहर घूमिए वगैरह नहीं। और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।